मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 6। मेरी बीमारी श्यामा नेली। मेरी बीमारी श्यामा नेली इसके राइटर है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनके बारे में मैं आपके कुछ चर्चा करेंगे। इन्होंने आत्मकथा, मैं क्या भूलूं क्या याद करूं, ऐसे बहुत सारे इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं और चैप्टर लिखा है इन्होंने। तो उसके बारे में हम विवरण करेंगे और जानकारी लेंगे कि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने जीवन में कितने अच्छे काम किए हैं और कितने अच्छे कविता, कहानी और साहित्यकार, और इनको किसी से पुरस्कारित किया गया है और इसको हर तरह से मान सम्मान दिया गया है ना। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे 6th चैप्टर, मेरी बीमारी श्यामा नेली। श्यामा हरिवंश राय बच्चन। श्यामा हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी थी। क्या थी? श्यामा हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी थी। बच्चन जी की बीमारी में उन्होंने तन मन से उनकी सेवा की थी। जब वो बीमार हुए थे तो उन्होंने क्या किया था? उनकी तन मन से उन्होंने सेवा की थी। सेवा करते करते वे स्वयं क्या हो गई थी? सेवा करते करते स्वयं वो क्या हो गई थी? बीमार पड़ गई थी, हो गई वो बीमार, और उसी बीमारी में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी बीमारी में क्या हो गई थी? उनकी मृत्यु हो गई। प्रस्तुत संस्मरण में बच्चन जी ने अपने उन्हीं कठिनाइयों के बारे में, अपने उन्हीं कठिनाइयों के दिनों के बारे में, यादों के बारे में इस चैप्टर में आपको प्रस्तुत किया है कि इसके बारे में उन्होंने क्या किया, वो मैं आपको अभी रीड कर। तो बीमारी को महत्व न देना, बीमारी को महत्व नहीं देना। मैं अभी ओरल आपको सरल थोड़ा बता दे रही हूँ ताकि आपको जानकारी हो जाए। गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी हमारे, आप तो जानते ही गांधी जी कहते थे कि बीमारी होना क्या है? एक अपराध है। बीमारी होना क्या एक अपराध है? बीमारी होना अपराध है। क्यों? बच्चन जी गांधी जी के इस कथन से सहमत थे कि वे इसे एक दंडनीय अपराध मानते हैं। क्या मानते हैं? उसे एक दंडनीय अपराध मानते हैं। क्यों बच्चों बीमारी को हम अपराध मान रहे हैं? इसलिए कि अगर कोई भी व्यक्ति, मैं हूँ, आप हो, छोटे बड़े बुजुर्ग जो भी है, साधु संत, लेखक, राइटर, साइंटिस्ट, जो भी, अगर जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे आप कोई कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए गांधी जी ने कहा है कि बीमारी एक अपराध है। उनके विचार से ये बीमारी जो है वो अपराध है ना। आजकल के आप बीमारी देख रहे हैं, लॉकडाउन हो रहा है आपके ये कोरोना की वजह से, तो आज हम कितने देश में सभी लोग परेशान हैं, छोटे बड़े, अमीर गरीब, है कि नहीं। तो इसीलिए बीमारी को उन्होंने अपराध माना है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम कुछ कार्य कर सकते हैं, अगर नहीं रहेंगे तो हम कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने इसको क्या किया? दंडनीय अपराध मानते हैं। इसलिए वे अपने छोटी मोटी बीमारियों को परवाह नहीं करते हैं। हमें तो बिल्कुल ही छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। जैसे आज मुझे खांसी हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम गया, लेट कौन करना चाहिए। हम जितने उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में टॉकिंग करेंगे, विमर्श करेंगे, बातें करेंगे, उतनी बीमारियां बढ़ती है। इसलिए जब हमें कुछ भी ऐसा हो तो थोड़ी छोटी मोटी बीमारियों को कैसे टाल देना चाहिए और अपने घर में प्रयास करना चाहिए कि कुछ घर के उपचार से ही अपनी बीमारी को ठीक कर लिया जाए। अगर हाथ से निकलने वाली बीमारी हो जाएगी, ज़्यादा होगा, तो हमें तो डॉक्टर का सहायता लेना पड़ेगा, हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बट अपने आप में इतनी पेशेंस और शक्ति रखनी चाहिए कि मैं हर चीज़ से मुकाबला कर सकता हूँ। जैसे आप किसी और से मुकाबला करने के लिए ताकत और हिम्मत रखते हैं बच्चों, उसी तरह हमें बीमारी से लड़ने के लिए भी अपने आप में आत्मबल विश्वास होना चाहिए। और वो विश्वास कब आएगा? जब आप अपने आप पूर्ण रूप से परफेक्ट हो जाएंगे, अपने आप में आत्मविश्वास हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्मकथा की कहानी लिखी है, उसमें भी उन्होंने एक विस्तार से इतना अच्छा कहानी लिखी कि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एक और भी है, क्या भूलूं मैं क्या याद करूं, और मेरी बीमारी श्यामा नेली। तो मैं इसके बारे में यहाँ तक बताई कि इन बीमारियों में और अधिक काम करते थे, बीमारी
होते हुए भी वो काम करते थे। बीमारी होने के बावजूद वे स्कूल पढ़ने जाते थे, ट्यूशन भी जाते थे और लेखन कार्य करते थे। वो अपना जो लिखने वाला उनका कार्य होता था, राइटर का नाम, वो जो किताबें, कहानियाँ, साहित्यकार, पोएम, निबंध इत्यादि सब लिखते थे, वो अपना उसी बुखार में काम चालू रखते थे और बुखार में उनका लेखन कार्य और भी अच्छा होता था। हम कभी कभी समझते हैं ना कि नहीं, हमारी तबीयत खराब है तो ये कार्य मैं करूँगा तो अच्छा से नहीं होगा, लेकिन नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप तबीयत खराब होने पर भी काम अच्छा करते हैं। तो उन्होंने, उनके मन में ऐसा ही विचार आया था। ओके, तो मैं इनके बारे में बताई। अब आप टेक्स्ट बुक निकालिए और अपने टेक्स्ट बुक में देखिए कि 25 पेज है। हरिवंश राय बच्चन, उनका जन्म लिखा हुआ है, निधन भी लिखा हुआ है 1907 ईस्वी और निधन 2003 में। तो हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गई थी। उनकी क्या हो गई थी? एक कृति नाम से ही उनका नाम अमर हो गया था। ओके, हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया करते थे। छायावेदर काल में कवियों का बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे। इलाहाबाद में विश्वविद्यालय में उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 1 अन्य स्थलों पर अपने सेवाएं दी थी। वहाँ उन्होंने जाकर अपना सेवा की थी। ओके, भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में, विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का क्या किया था? सदस्य मनोनीत किया था, सदस्य बनाया था। ओके, फिर प्रारंभिक नौकरी पायोनियर में प्रेम में की थी। ओके, फिर मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी ने क्या किया था? मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी ने इतनी सुरहत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। बड़ी संख्या में उम्र के लोग उनके देखने आते थे, सुनने आते थे। ओके, कैम्ब्रिज यून से जोहन पेटस नामक कवि के समग्र वाड्यम पर अपने PhD की भी है उन्होंने। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में अपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है उन्होंने। और आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले थे हम आपको यहाँ लिख के बता देते हैं कि पुरस्कार उनको मिला था कार्ड। ओके, सोवियत लैंड कार्ड पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार, फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार। ओके, और पद्म भूषण, और उनको क्या मिला था? पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ओके, आदि प्राप्त हुए थे। तो उनको इतने सारे पुरस्कार से नवाजा गया था और उनको मिला था, है ना। फिर हम आगे देखेंगे कि तीर पर कैसे रुकूं मैं आवाज, लहरों का निमंत्रण। तीर पर कैसे
पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का निमंत्रण। और इस पर प्रिय तुम हो, इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा। वो बोल रहे हैं कि इस पार प्रिय तुम हो, उस पार मधु न जाने क्या होगा। जैसी काव्य पंक्तियाँ उन्होंने काव्य पंक्तियाँ भी लिखी है आज की लोगों की जबान पर, आज की लोगों की जबान पर, आजकल के जो लोग हैं उनके जबान की पे। मधुशाला निशा निमंत्रण सप्तरंगनी मिलन यामिनी आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। इनके कौन कौन से सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है तो मैं आपको लिख के बता दूं। मधुशाला, देखिए मधुशाला, ओके, निशा निमंत्रण, इत्यादि, बहुत सारे हैं, है ना, इत्यादि। तो इन्होंने फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक में 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। इनकी 4 खंडों में लिखी हुई आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली, मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मक कथांश है। क्या भूलूं क्या याद करूं, इन्होंने क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। बच्चन जी की पहली पत्नी का नाम श्यामा था जो उनकी याद में उन्होंने श्यामा थी। और बच्चन की यह मतंग श्यामा की पति भक्ति काव्य परायणा और निष्ठा का प्रतीक है। क्या है, उनके निष्ठा का प्रतीक है। वो खुद ही न कर बच्चन जी की सेवा करते थे, जो सेवा करते हैं ले ली रही थी। वो अपना ना खुद करके अपनी पति का बहुत सेवा करती थी उनकी पत्नी। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्शनाक और करुणामय समर निपुण था, जो दूसरी ओर कवि की भावुकता का संवेदनशील का प्रकटन करता था। श्यामा हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी थी और बच्चन की बीमारी से उन्होंने बच्चन की बीमारी में उन्होंने अपने तन मन से उनकी सेवा की थी। ओके, आगे देखेंगे। प्रस्तुत आत्मकथा में श्यामा की बीमारी का दर्शनाक और करुणामय समर निरूपण मिलता था, जो तो दूसरी ओर कवि को भावुकता और संवेदनशीलता का प्रगटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं। श्री हरिवंश राय की आत्मकथा हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटना के साथ उस युग के चरित्र उस युग के चित्र भी देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का यह निर्देश करता है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली। ओके, हम आगे चैप्टर में देखेंगे कि मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था। वो क्या थे, अपनी बीमारी को दुलारना। जैसे कि हमें बीमारी होती है ना, तो हम बोलते हैं आज ये हो गया, ऐसे हो गया। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों को प्रति प्राय निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के लेख में ही पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। उन्होंने गांधी जी के लेख में ही पढ़ा था हरिवंश राय जी की बीमार होना अपराध है, इसलिए उनके आत्मविश्वास दृढ़ हो गया था। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हमें स्वस्थ न रखे तो हम अपराधी तो हैं ही। मैं
लेके गए थे। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती थी जैसे जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता था। जब उनकी छोटी मोटी बीमारी होती थी तो वो क्या करते थे, वो खाट पर नहीं लेटते थे और भी अपने से काम लेता। मुझे भरे बुखार में भरी अपनी रात में ट्यूशनों पर जाने की आदत। उनको जब तबीयत भी खराब होती थी वो क्या करते थे, ट्यूशन भी चले जाते थे। बुखार की गर्मी और तेजी में तो और मैं जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने की क्या अधिकार है। उन्होंने कहा कि जब मैं बीमार होता था, मुझे ताप आता था, फीवर होता था, तो मैं उस समय और जोश और लगन से काम करता था और ये सोचता था कि जो काम करने वाले हैं व्यक्ति, उनको बीमार से क्या संबंध, उनकी बीमारी उनके पास नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने अपने आप में इतना आत्मविश्वास कर लिया था कि रोटी कमाने पर बीमार पड़ने का क्या अधिकार। बीमारी अमीरों के हरमजदगी है और गरीबों को उसके पीछे न लगाना चाहिए। वो क्या होता है कि उन्होंने बोला कि जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही मतलब ये है कि हमें ये हो गया, ऐसे हो गया, लेकिन वही चीज़ जो घर में रहते हैं उनको थोड़ा सा खांसी जुकाम होता तो अरे ये हो गया, लेकिन वही आप देखेंगे बच्चों जो रोड पे चलते हुए व्यक्ति है उनको खांसी हो जा रही है, सर्दी हो जा रही है, बुखार हो जा रहा है, वो उसी में खेत पे काम पे जाते हैं, उसी में अपने ड्यूटी जाते हैं, उसी में वर्कर अपना सारा काम करने के लिए निकल पड़ते हैं और वो बीमारी फटाफट ऐसे चले जाते हैं। जब भी ज़्यादा बीमारी आए तभी हमें ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे तो बीमारी आते ही आज के डेट में बहुत केयरफुल रहना है कि हमें कभी खांसी जुकाम या सर्दी, ये छुआछूत की भी बीमारी है, वायरस वाला है, तो इस पे हमें काफ़ी ध्यान देना होता है। ओके, लेकिन उनके सब्जेक्ट में ना बराबर था, उनके सब्जेक्ट में बीमारी ना बराबर की थी, तो जिसे वो अनुभूतियों बुखार से सहायता से लेते थे और प्रोत्साहन लगता था। एक तरह की आग जिसे मेरी अनुभूतियों में ताप आता था, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उछलतित करती थी। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। वो ये कह रहे हैं कि मैं जानता था कि मेरी तबीयत खराब है, बुखार है मुझे, लेकिन अगर मैं चाहता तो काव्य या कहानी, साहित्यकार में कुछ भी नहीं लिख सकता था और नहीं लिख सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था। जो भी काम करता था उस बुखार में भी अच्छी तरह से ही काम मैं कर लेता था, मुझे कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता था, जिससे वो पिघलकर भट्टी में मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबालकर वो क्या कर देते थे, उन्हें बुखार में अदबदा लिखता था। फिर आगे आप देखेंगे, मेरा कोई बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें बुखार है। कभी हम जब फीवर होता है तो बच्चों बुखार टच करके देखते हैं ना, तो मैं पट से जवाब देता था हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वो बुखार में होता था तो वो अच्छी कहानियाँ लिखता था। अब आप यहाँ देखिए, कभी कभी ऐसा होता है जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है, फीवर आ जाता है, तो हम कभी काम गलत करते हैं, अच्छा नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ इस आपके कहानी में बताया गया है, मेरी भी बीमारी श्यामा ने ली, इसलिए बताया कि उनको फीवर होने के बाद भी वो जो कहानी लिखते थे, काम करते थे, वो और भी अच्छा होता था। कभी कभी उसे बुखार में काम करना पड़ता था और जब भी वो काम करते थे तो कहानियाँ भी बहुत अच्छी तरह से लिखते थे। वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न दूंगा। प्रसंगवश में मुझे याद आया है कि अपनी दो चटाने की दो सबसे बड़ी कविताएं सात्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिफस, वर्कश, हनुमान मैंने फ्यूरिसी में पढ़े लिखी थी, है ना, और
जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न करती थी। जब वो जवान थे तो उनको क्या करता था कि उनको बीमारी पराजित नहीं करना, मतलब उनको हरा नहीं देती थी। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। वो क्या करते थे, वो अपने ही जिद पे रहते थे और उन्होंने बीमारी उनको नहीं पराजित करता था, बल्कि वो स्वयं बीमारी को पराजित कर देते थे और पराजित करके वो आगे बढ़ते थे और अपना काम करते थे। कभी भी वो बीमार की वजह से ना बिस्तर पर बैठे ना कुछ, अपना काम उसी तरह से वो करते थे। आगे उन्होंने ये बताया कि बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता है। वो बोलते थे बुखार सुखार आखिर कितने दिन तक चलता है। विश्राम तिवारी कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे, मार के पीछे भूत भागे मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया है। उन्होंने कहा कि मार के पीछे भूत भागे मैंने इसे सिद्ध किया है कि काम के पीछे बुखार भागे। उन्होंने उसी को क्या किया, पलट दिया कि काम के पीछे बुखार भागे। अगर काम करेंगे तो बुखार हमारे पास आएगा नहीं, वो तो बोलेगा ओ माय गॉड मैं किसके पास आ गया, अब यहाँ से भागो तो 9 2 11 होके यहाँ से चला जाएगा। ओके, तो उनके मन में हमेशा ये विचार आता था। ये बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। उनको कितने महीनों से बुखार झकझोर रहा था, 9 महीने से, और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंस झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी, किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, उनकी पैसे की भी ज़रूरत थी और जो किताब बेचते थे वो भी नियमित रूप से नहीं जाता था। कर्ज सिर पर चढ़े थे, बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, तो 2 महीने चला, जुलाई आ गई। उनका बुखार 10, 20 और 1 महीने 2 महीने चला, फिर जुलाई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर भी जाना होता था, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता था और बुखार का नमूना वही सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 डिग्री और 102 डिग्री के बीच में कमजोरी दिन पर दिन बढ़ती ही जाती थी। वो क्या करते थे, अपने जिद के अनुसार बुखार रहने के बाद भी वो काम करते थे, ट्यूशन जाते थे, स्कूल जाते थे, लेकिन दिन प्रतिदिन क्या होता था बच्चों, उनकी बीमारी और बढ़ती ही जाती थी। 100 डिग्री, 100 से आगे पीछे उनका फीवर होते रहता था, है ना। तो वो फिर उन्होंने ये सोचा कि मुझे ऐसी बीमारियों का तो कभी कभी धीमी खांसी दवा शौक या दवा वाटू एक होम्योपैथिक कर रहे थे, कभी कभी सोचता था मैं कुछ तपेदिक हो गया है तो एलोपैथी का इलाज कर लो। कभी वो सोचते थे कि एलोपैथी कराएं या होम्योपैथी कराएं, या ऐसे ऐसे उनके मन में विचार आया करता था। तो बैठे ही तो कितना अच्छा, क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी और मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किया ही करता था। गर्मी तो सारे सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते थे। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊंगा। मैंने टाल मटोल की तो उस ब्रह्मशस्त्र छोड़ दिया। उसने क्या किया, टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मशस्त्र छोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि, डॉक्टर मुखर्जी को क्या था, उनको भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह से आराम करने को कहा। ओके, नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा, क्या मेरी विदा का समय आ गया है। उन्होंने ऐसा सोचा कि क्या ये मुझे नुस्खा का परवाना लग रहा है, तो क्या मेरी विदा का समय आ रहा है क्या, कि मुझे ऐसा करना चाहिए। तो उनके टाल मटोल करना मतलब टालना, टाल मटोल कर देते थे, क्या कर देते थे, टाल
मटूल करना मतलब टालना, टालना, ओके, टालना। तो आगे आप 26 चैप्टर में अभी आप आए हैं और आप देखेंगे आगे कि उन्होंने अपने बारे में कितना बहुत दिनों के बाद में वो क्या चिंता मुक्त होकर पूरी तरह से आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा, क्या मेरी विदा का समय आ गया। उन्होंने ये सोचा कि क्या मेरी विदा होने का समय है, क्या इतने ही दिनों के लिए आया था, इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी, तैयारी बंद लगी होने, खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला, है ना। उनको ऐसा लगता था क्या मैं इतने दिनों के लिए ही आया हूँ, मेरी बीमारी इतने दिनों के लिए है, मुझे दुख संकट इतने दिनों के लिए ही है। तो उनको इस बात का थोड़ा चिंता हो गई थी और उन्होंने अपने मरने से मुझे डर नहीं था। वो क्या बोलते थे कि मुझे मरने से डर नहीं है, मुझे मरने से डर नहीं है, मुझे कठिन भी नहीं लगा, कठिन लगा मरने से पहले जीना। क्या लगा उनको? कठिन लगा मरने से पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ। उन्होंने कहा कि ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? तनख्वाह ज़्यादा लेंगे तो फिर तनख्वाह कैसे चलेगा और घर का खर्चा कैसे चलेगा, उनको इसकी चिंता लगी थी। कल उनकी बदली हो सकती थी, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाई कहाँ से आएगी, किताबें, आमदनी नियमित। उनको ऐसा लगता था अगर मैं ट्यूशन स्कूल छोड़ दूंगा तो मेरी महंगी दवाई कहाँ से आएगी, पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे खर्चे घर के कैसे चलेंगे, आमदनी नहीं हो वगैरह वगैरह। उनके दिमाग में ऐसी सब बातें चलती रहती। शालिग्राम असमर्थता की एक उदास लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली, किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाएं मांग ली और चरपाई पर लेट गया। लास्ट में वो चरपाई पर लेट। श्यामा की सेवा साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब कुछ करने को रहता था तो चिंता के लिए समय ही कहाँ था। जब मुझे कुछ करने के लिए रहता था तो उस समय मुझे चिंता करने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े। कर्ज की मेरी इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। उन्होंने यही सोचते थे कि क्या कर्जा मैं लेकर जीऊँ या मरूँ। उनको इस बात का बहुत चिंता था। तो उन्होंने जो पुस्तकें बेची थी उससे जब ट्यूशन स्कूल बंद कर दिए तो उनसे अपना घर की खर्चा चलाते थे। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा किस बात से चिंतित हो? चिंता खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुँचेगी? उनकी पत्नी श्यामा ने बोला कि आप किस बात से चिंतित हो? अगर चिंता होती रहेगी तो आप कैसे लाभ होगा और कैसे अच्छे होंगे? मैंने कहा ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। उसने जो उत्तर दिए उसमें मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। उसने कहा था कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम किसकी चिंता छोड़ो। उनको यही चिंता लगी रहती थी कि मेरे सिर पे इतने सारे कर्ज हैं, 400 कर्ज है, करीब 100 लोगों का है, तो मैं मर जाऊंगा तो कैसे क्या होगा। लेकिन उनकी पत्नी श्यामा बोलती हैं कि आप चिंता मत कीजिए, अगर आप मर भी जाते हैं तो मैं कर्जा सारा उतार दूंगी। मैं सोचने लगा श्यामा ने ब्रज की ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त करने के लिए वो क्या नहीं कर सकती है। वो ये बात सुनकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ और अच्छा लगा कि श्यामा ने अपने ब्रज पे अपने छाती पे पत्थर रखकर ये बात मुझे कहा कि आप क्यों चिंता करते हैं, मैं ये चिंता उतार दूंगा। मरने के लिए जो मैंने आपके पास
पास छोड़ दिया था वो मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊंगा कि वो मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा धन्य अपराधी कौन होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा और जीकर अपनी चिंताएं समाप्त कर एक रात, जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है, एक रास्ता अब भी है। और हरिवंश राय बच्चन जी क्या सोचते थे कि अगर मैं मर जाता हूँ तो हिम्मत बांधने के लिए, मुझे सांत्वना देने के लिए श्यामा ने तो बोल दी कि आप चले जाएंगे तो मैं सारा खर्चा उतार दूंगा। लेकिन उनके विचार में ऐसा आता था कि मैंने अपने उसके लिए तो कुछ भी नहीं किया, मरने के बाद मैं उसको इस हाल में छोड़ के जाऊँ कि मेरी कर्जा को समेटे और सारे कार्य भार उसके ऊपर मैं छोड़ के जाऊँगा, तो मेरे लिए ये अच्छा नहीं है। तो बच्चों, मैं आज इतना ही आज के लेक्चर के लिए। फिर अगले लेक्चर में ये कंटिन्यू जारी रहेगा आपका चैप्टर मेरी बीमारी श्यामा ने ली। तो कंटिन्यू आज के लिए हरिओम, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।